हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग 30 दिन 30 मॉक टेस्ट जो एसएससी जीडी 2026 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को मैं आशा दिलाता हूँ कि अगर आप ये 30 मॉक टेस्ट देख लेते हैं तो आप 20 में से 20 ज़रूर स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा देशांतर भारत का समय कहलाता है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा देशांतर जो है देशांतर समय कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर। 82 अंश पूर्वी 30 देशांतर। तो दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे जान लेते हैं कि जो हमारा भारत है ना, हमारा भारत लगभग जैसे इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम ना। तो जो हमारा भारत का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई है ना, वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? पश्चिम से पूर्व की लंबाई है कितना है दोस्तों? जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है कितना है? 1751 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 1751 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम जो हमारा और जो उत्तर में सबसे जो उत्तर में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में, तो उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। यहाँ पर लद्दाख में स्थित है, इंदिरा कॉल उसे कहते हैं। और जो दक्षिण है ना, दक्षिण में दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं? कैप केमोरिन। कैप केमोरिन कहते हैं। कैप केमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैप केमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप केमोरिन कहते हैं। कैप केमोरिन कहते हैं। और जो हमारा सबसे पूर्वी में स्थित है उसे हम गोहर माथा कहते हैं। गोहर माथा कहते हैं। गोहर माथा कहते हैं। सबसे पश्चिम में कौन सा है? गोहर माथा। और सबसे पूर्वी में कौन सा है? किवीथू। कौन सा है? किवीथू। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। बिग बी सिद्धांत। जो बिग बी सिद्धांत है, निम्नलिखित सूची पहला को सूची दूसरा से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। इनमें से निम्नलिखित में से पहला सूची को दूसरा सूची में सम्मिलित कीजिए। तो पहला सूची को दूसरा सूची में मिलाना है तो बिग बी सिद्धांत। तो जो बिग बी सिद्धांत है ए, इसको जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। और बी को साम्यावस्था किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। और बात करते हैं सी, दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? जो दोलन सिद्धांत है किसने दिया था? दोलन सिद्धांत दिया था एलन संडेज ने। एलन संडेज ने। और डी जो है, डी सूर्य केंद्रित सिद्धांत या कोपरनिकस ने दिया था। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा यह? ए का जो हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा और बी का चौथा, बी का चौथा और सी का तीसरा और डी का पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा ग्रह, इनमें से कौन सा ग्रह है एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है
जो एक प्रक्रिया करने में 88 दिन का समय लेता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध हो जाएगा। ये जो बुध है ना, यह अपना एक प्रक्रिया करने में, सूर्य का एक प्रक्रिया करने में 88 दिन का समय लेता है। जो पृथ्वी है यह कितना दिन लेता है दोस्तों? जो हमारा पृथ्वी है यह एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो यह एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है दोस्तों? एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? जो हमारा पृथ्वी है, सूर्य की एक प्रक्रिया करने में लगभग 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट लगभग यह परिक्रमा करने। और मंगल कितना लेता है? जो मंगल है ना, यह पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? मंगल पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लेता है? तो मंगल जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 687 दिन लेता है। कितना लेता है दोस्तों? 687 दिन लेता है। अब बात करते हैं शनि। जो शनि है ना, यह दोस्तों यह कितने दिन लेता है? शनि जो है यह कितने दिन लेता है? तो दोस्तों, तो शनि जो है ना, यह 29 वर्ष 5 महीने सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो शनि है यह 29 वर्ष 5 मंथ लेता है। 29 वर्ष 5 मंथ लेता है दोस्तों। 29 वर्ष 5 मंथ सबसे ज़्यादा दिन। और जो वरुण है, वरुण को जानते हैं ना, नेपच्यून। जो नेपच्यून है ना, ये 164 वर्ष लेता है भाई एक प्रक्रिया करने में। सूर्य की एक प्रक्रिया करने में वरुण 164 वर्ष लेता है, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका सही जवाब हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है दोस्तों? तो द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। और जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो SSCGD में हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जैसे क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनमें लगभग 5 सेक्टर होते हैं। लगभग में 5 सेक्टर होते हैं, लेकिन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र के अंतर्गत का होता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन दोहन से संबंधित, जैसे मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये जो मछली पालन, ये सभी जो है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है ना, यह जो उत्पाद होते हैं ना, इन सेवाओं को क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि भवन का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, ब्रिज का निर्माण हो गया। यह सभी जो सेक्टर होते हैं द्वितीय क्षेत्र के अनुसार आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के जैसे कि कोई व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, और बीमा हो गया, भंडारण हो गया, ये जो कोटा वोटा होता है ना, ये सभी तृतीय श्रेणी में आता है। तो ये आप सब समझ गए होंगे। आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन। अगला क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था जो
अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं और सेवाएं को उत्पादन सेवाएं स्वयं करती हैं वह क्या कहलाती हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन स्वयं करती हैं वह क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं सेवाएं को उत्पादन स्वयं स्वयं मतलब आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होता है। आगे बात करते हैं भारतीय की कृषि पर प्रति एक वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया था? यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी ना। तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1813 की चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीयों की शिक्षा पर जो ब्रिटेन यानी शासक थे ना, तो उन्होंने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर एक कानून लाया था जिसे 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति। शांति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? जो क्रिप्स मिशन है ना, एक क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव, यह भारत में कब आया था? भारत में यह कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 22 मार्च 1942 ईस्वी में। यह ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया एक मिशन था जो संविधान को बनाने के लिए यह भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है ना, कब आया? क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया। अगला देखते हैं क्या है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा है तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के किस विद्वान ने एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने। तो दोस्तों बात करते हैं जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता है, इसे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की। और मोहनजोदड़ो शब्द आया है ना, मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के किनारे, ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी की। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो या राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदाड़ो यह पाकिस्तान में, याद रखिएगा भाई। और लोथल एक इम्पोर्टेंट है, जो भोगवा नदी के किनारे यह है। और एस आर राव ने 1957 में इसकी खोज की थी, जो लोथल है। आगे देखते हैं क्या है। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह प्राप्त हुआ था? विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह प्राप्त हुआ था? विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल, या जो गुजरात में है। याद रखिएगा, लोथल जो है ना, यह गुजरात में है। और
विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह यहीं प्राप्त हुआ था। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह, वही क्वेश्चन है। अगला है मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस संदेह स्थल से प्राप्त हुआ था? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस संदेह से मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रोपड़ से। ऑप्शन ए, रोपड़ से। जो रोपड़ है, रोपड़ यह सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। इसका जो खोज है यज्ञदत्त शर्मा में, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 में। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और रंगपुर मादर नदी के किनारे है। और बनावली या रंगोई नदी के किनारे है। और चुंधु दड़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जो ये चुंधु दड़ो है ना, यह सिंधु नदी के किनारे है। इसकी जो खोज हुई थी एमजी मजूमदार ने। एमजी क्या नाम था उनका? उनका नाम था NNNNG मजूमदार 1930 या लगभग 1930 से 31 तक का साल लगा था जो इसकी खुदाई हुई थी। NG मजूमदार ने किया था चुंधु दड़ो की खोज। अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए कैंडला, सॉरी ए। और एम्पीयर जो है विद्युत का मात्रक है। मोल ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? जो तापमान का एसआई मात्रक है इसे हम केल्विन, इसका एसआई, और दाब का पास्कल होता है। दाब का पास्कल होता है। आगे बात करते हैं अब यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, यहाँ से दोस्तों स्टैटिक जीके का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन हम हर शिफ्ट मतलब हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन लेंगे, उससे हम 10-15 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम, पहला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य से उत्पत्ति इसकी हुई थी। तो हमारे भारत यानी हमारे मतलब शास्त्रीय नृत्य में कुल जो शास्त्रीय नृत्य है क्लासिकल डांस है वो 8 हैं। कुल क्लासिकल डांस 8 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है भरतनाट्यम, जो है भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। पहला है भरतनाट्यम। दूसरा है कथक जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की तरफ का है। और उड़ीसी यानी उड़ीसा। और कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के हैं। और उड़ीसी तो आपको बता दिए कि उड़ीसा का है। और एक और है मणिपुरी और सस्त्रिया। मणिपुर का है और सस्त्रिया असम का है। तो भरतनाट्यम जो है ना ये कांचीपुरम एक कृष्णा जिला का एक गांव है कांचीपुरम, वहीं से ये लिया गया है। और इसके जो प्रमुख नर्तक हैं जैसे वैजंती माला हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, सोनल मान सिंह हैं, ये सभी इनके
नर्तक हैं, इम्पोर्टेंट। अभी हाल ही में जैसे 2025 में शोभना चंद्र कुमार को प्रथम भूषण दिया था, यह भरतनाट्यम से संबंधित थे। आगे बात करते हैं, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ओणम ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल जो है ओणम का मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। ओणम 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 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओणम। और कुछ जैसे केरल की कुछ जैसे प्रमुख त्यौहार या उत्सव हैं, जैसे मकर बिलक्की बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मकर बिलक्की। और कौन सा है, त्रिशूरपुरम। और एक और है वल्लमक्काली, कुछ ऐसे था, वल्लमक्काली। और एक है अट्टूकलम पोगल। अगर आप इसको बार बार रटेंगे ना, याद हो जाएगा भाई। मतलब रटना नहीं है, बार बार दिमाग में जैसे याद करना है, जैसे सिर्फ याद करना है, सोचना है, तब याद होगा, मुंह से नहीं, दिमाग से सोचेंगे तब। और बता देते हैं, जैसे महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, जैसे काला घोड़ा महोत्सव है, गुड़ी पाड़वा है, बिठोवा है। आपको महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा इम्पोर्टेंट रखना है। गुड़ी पाड़वा ये बहुत बार पूछा गया है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। और असम का कौन सा है भाई, असम के कुछ जैसे वंचुआ है, वंचुआ। और बिहू बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बिहू, वंचुआ बिहू। आगे और बात करेंगे और वीडियो में, जैसे हम पूरा आपको देंगे। जैसे असम का बिहू बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा, और बिहार का कौन सा इम्पोर्टेंट है भाई, छठ पूजा बिहुला, और कर्मा, और शाम चकेवा, जितिया पूजा, और एक छठ पूजा है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, छठ पूजा। और सोनपुर मेला, यहाँ पर एक मेला लगता है सोनपुर का, जो पशु मेला है, ये बहुत बड़ा फेमस मेला है। आगे बात करते हैं, अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम से। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है, तो यह असम से है। अंबुबाची मेला असम का प्रमुख त्यौहार है, मेला है, इम्पोर्टेंट। भारतीय फिल्म जगत में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला दोस्तों है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाला पहले खिलाड़ी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लावड़ी लोक नृत्य है ना, यह किस राज्य का है। लावड़ी लोक नृत्य यह किस राज्य का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं, महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। और आगे बात करते हैं, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह आप सभी का होमवर्क। तो दोस्तों
आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना स्कोर लिखना ना भूलिएगा। आपने आज 20 में से कितना स्कोर किया वो आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।